अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, रोजाना तो हम वैसे ही ज्यादातर मुल्क की सियासत और जो पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है, खान साहब का लॉन्ग मार्च आ रहा है, आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, तकरीबन हमारा शो जो है लाइव विद आदिल शाहजेब उसी पर फोकस है, खुसूसन पिछले अगर 2-3 महीनों की बात की जाए। लेकिन आज एक अच्छा दिन है, बड़ी जबरदस्त आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही और पाकिस्तान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो रहा है, उसके आज सेमीफाइनल में जो है उन्हें फतह नसीब हुई है और फाइनल में जो है पाकिस्तान रसाई हासिल कर चुका है, जो कि संडे को होगा। दूसरा सेमीफाइनल जो है वो कल इंग्लैंड और इंडिया की टीमों के दरमियान होगा, तो जो भी उनमें से जीतेगा, पाकिस्तान इज रेडी टू फेस देम। इस पर पाकिस्तानी शायकीन जो है वो सारे खुश हैं, हम सब बड़े। तो वो क्या सोच रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब सियासत जो है वो उसने काफी डिवाइड पैदा कर दी है मुल्क में, लेकिन क्रिकेट की जो जीत है वो शायद इस वक्त ताजा हवा का झोंका साबित हुई है कि तकरीबन सारे ही आज खुश थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई पोलराइजेशन या पॉलिटिकल डिवाइड जो है वो इतनी बढ़ चुकी है। तो शायकीन से सुने और पाकिस्तानी अवाम जो है वो आज की जीत पर क्या तासुरात रखते हैं, उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायनाज ऑलराउंडर आसिफ इकबाल साहब, और साथ में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त आज पाकिस्तानी टीम मैच खेली और जीती है। उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह इमरान खान की टीम भी जीतेगी। आप यकीन करें, इतना हमने एंजॉय किया और ऊपर से पाकिस्तान भी जीत गया, तो उससे तो हमारी खुशी डबल हो गई। दूसरी मेरी एक ख्वाहिश है, आगे अल्लाह की मर्जी, कि इंडिया आए पाकिस्तान के साथ फाइनल में और ये उसका वो हशर करें कि इंडिया को भी लग पता जाए। पूरी पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि हमारा जो दुश्मन है इंडिया, वो आए और उससे हम मैच जीतें। आज माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी खेली है, क्या बॉलिंग के और क्या फील्डिंग और क्या बैटिंग, तीनों शोबों में A1 थी और इंशाल्लाह यही जज्बा और यही परफॉर्मेंस रही तो वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हमारे मुल्क में आएगा। बाबर आजम काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म थे, वो आज फॉर्म में वापस आए, जिससे अब इंडिया की या इंग्लैंड की नींदें भी हराम है। अब कौम को पूरी उम्मीद है कि हमारा फाइनल इंग्लैंड से पड़ने जा रहा है और ये वही फाइनल होगा जो हमने सेमीफाइनल 1992 में न्यूजीलैंड को हराया था और फाइनल हमने इंग्लैंड से खेला था। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा। ये देख लिया आपने नाज़रीन। अभी इस वक्त हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं और उसके बाद हम यासिर हमीद साहब से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। व्हाट अ वंडरफुल मैच, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आगे आपका मुझे एक कोट याद है, आपसे अक्सर जब भी शो में बात करते हैं कि ऑन द डे जो टीम अच्छी खेलती है वो जीती है। आज तो ऑन द डे बड़ा अच्छा हम खेले, अब कैसे आज की परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे? देखें, टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर टेकिंग मी। देखें, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है क्रिकेट का जो आप क्या कहना चाहिए, टेक्निक हो या टेम्परमेंट हो, इन सब चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। इसमें सिर्फ ये है कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स, बॉलर को सिर्फ 4 ओवर अलाउड होते हैं, बैट्समैन को सिर्फ 20 ओवर्स मैक्सिमम विच इज 120 बॉल्स मिलते हैं, जिसमें आपको 10 बैट्समैन 11 बैट्समैन जो आपकी टीम है उनको उसमें मैक्सिमम रन बनाने पड़ते हैं। तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि T20 क्रिकेट जो है, स्पेशली इन ए टूर्नामेंट, आप बेशक ऑन द डे वाला जो मैं बात करता हूँ, इन a tournament a team has to be a little bit more consistent to reach the last 4 जो semi-final stages होते हैं, last 4 teams के। उसके लिए I think it's not really, क्या कहना चाहिए, I don't know how to put it, लेकिन it's not really the journey that matters. जो लाइफ में कहते हैं ना, it's not really the journey that matters, it's the final destination. जी। तो T20 क्रिकेट में आप बेशक जो मर्जी तनकीद कर लें खिलाड़ियों की, जो मर्जी आप बातें कर लें, एंड ऑफ द डे, और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, एंड ऑफ द डे अगर आपकी टीम जीत जाती है, इट डजंट मैटर हाउ 1 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी खेले या अच्छी फील्डिंग करे या बुरी फील्डिंग करे, ऑल दिस डजंट मैटर बिकॉज बॉटम लाइन इज यू हैव वन द गेम। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जिस तरह से तनकीद की जा रही थी बाबर आजम पे और रिजवान पे इन दिस वर्ल्ड कप, because they were opening and they were not delivering according to the not just demands कह लें आप,
requirement rather, that's the right word, of the team. But in spite of that, after losing the first two games, one against India, top team of the tournament, and one against literally bottom, Zimbabwe, आप उनसे 2 मैचेस हार गए, and then to come back and you know the convincing way जिस तरह से आज पाकिस्तान टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, after losing the toss, जब बाबर से पूछा गया कि आप क्या करना था, तो ऐसे कि मैंने भी बैटिंग करनी थी, but it was a blessing, and honestly I thought so too, कि it's a blessing we lost the toss, because अब ये नहीं कि होना था या नहीं, वो तुम्हें प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता था, but I thought कि that सिडनी में चूंकि मैं खेला हुआ भी हूँ और थोड़ा बहुत आइडिया भी है वहाँ का, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आप यू आर बेटर ऑफ क्या कहना चाहिए, नोइंग द टारगेट, या फिर पेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आप अपनी इनिंग्स को जी. लेकिन जिस तरह से आज बॉलिंग जो स्टार्ट हुई, शाइन आफरीदी बिल्कुल यू नो जिस तरह की एक्सपेक्टेशन उनसे हमेशा रहती है, और जिस तरह से उन्होंने आज भी गेंदें की, और जिस तरह से पूरी पाकिस्तान टीम की फील्डिंग वाज आउटस्टैंडिंग, और हर देखें क्रिकेट में कहते हैं क्रिकेट बाय चांस, नॉट रियली, आई डोंट थिंक इट इज, बट इन T20 क्रिकेट यस इट इज. 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं आज इस मैच में जिसकी वजह से पाकिस्तान कन्विंसिंगली आई थिंक न्यूजीलैंड को हराया. पहली बार तो ये कि जो रन आउट हुआ उनका नंबर 3 बैट्समैन डायरेक्ट हिट से शादाब की, इट वाज एन आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करना आसान नहीं होता. फिर उसके बाद आई थिंक बाबर वाज मे बी अ डिफिकल्ट चांस, बट इट वाज अ कैच जो उनका विकेट कीपर ने छोड़ा था, एंड ही वाज एट 0 एट दैट टाइम, आई थिंक ऑन 0. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेक्स यू नो पूरा वो चेंज कर देते हैं आउटकम ऑफ द मैच, एंड दैट हैपेंड टुडे. जी आसिफ इकबाल साहब, अभी पाकिस्तान इज इन द फाइनल, मेलबर्न में भी आप खेले हुए हैं. इस वक्त जो सिचुएशन है, हमें ये पता नहीं है कि इंडिया और इंग्लैंड में से कौन फाइनल में आएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों में से कोई भी टीम जीत जाती है, क्या पाकिस्तान अगर इंडिया फाइनल में आ जाता है, क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होता है यू नो कि आपका रिवायती हरीफ है और इतना बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, और फिर आप मेलबर्न में खेल रहे हैं, या आप समझते हैं कि आज जिस तरह कन्विंसिंगली जीते हैं तो लड़कों पर वो वाला प्रेशर अब नहीं है, एक नफ्सियाती दबाव भी होता है? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि एट द मोमेंट जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है, आई डोंट थिंक उनके ऊपर कोई प्रेशर है, बिकॉज दे ऑलरेडी यू नो इंडिया से हारे गए हैं, इंग्लैंड उनके ग्रुप में नहीं था, तो अगर जो भी टीम आती है, और एंड द अदर थिंग इज कि इंग्लैंड को हराए हुए हैं, ऑल्दो इट इज यू नो 1992 की बात है, बट वो इसी ग्राउंड पर हराए थे. बट T20 क्रिकेट में आप कल जो मैच कल छोड़े आज जो पाकिस्तान मैच जीता है, दे आर नॉट कैरिंग इट फॉरवर्ड, वो खत्म हो गया मैच, दैट्स द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मैच. फाइनल में पहुंच गए हैं. पाकिस्तान पे डेफिनेटली प्रेशर बहुत कम इसलिए होगा कि दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स फ्रॉम ए पोजीशन जहां से लग नहीं रहा था कि वो फाइनल तक पहुंच सकेंगे, बट दे डिड एंड दे प्लेड इट. टू बी ऑनेस्ट, ये लक बाय चांस वाली उनकी एंट्री नहीं थी. दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट past 2-3 matches, and that's why they are here. India और इंग्लैंड, अगर according to the script जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जो 92 में जो हुआ था वो पूरी स्क्रिप्ट है, एक बारिश हो गई थी, वहां से 1 पॉइंट मिला था, फिर सेमीफाइनल्स न्यूजीलैंड को हराए थे, फिर फाइनल या MCG में हराए थे. अकॉर्डिंग टू दैट तो इंग्लैंड को आना चाहिए, लेकिन नहीं. एक्सक्यूज मी. लेकिन जो भी टीम आए, इट डजंट मैटर, इंग्लैंड आए या इंडिया आए, दोनों टीम जो भी आएगी उनका भी यही एम है कि उन्हें वर्ल्ड कप जीतना है. उनका ये नहीं है, एंड सेम अप्लाइज टू पाकिस्तान, उनका ये नहीं है कि जी इंडिया को आना चाहिए और इंडिया को हराए, नो. उनका एम सिर्फ ये है कि वर्ल्ड कप जीतना है उनको. इंडिया से जो मैच आया था सब भूल जाएंगे, बिकॉज उनका एम ही था व्हेन दे केम ऑन टू प्ले द वर्ल्ड कप जीते. वो इसलिए नहीं आया था कि सिर्फ इंडिया को हराए, या इंडिया को हार जाने के बाद उनका वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है. They're still very much alive, and obviously being a Pakistani, I would love to see Pakistan lift the trophy, but we have to wait. थैंक यू आसिफ इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया. मैं एक छोटी सी शरारत करता चलूं, सेगमेंट तो खत्म हो गया, वो अगर स्क्रिप्ट उसी तरह रहा तो शायद फिर बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की आसिफ इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. नाज़रीन, इस वक्त हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद ने ज्वाइन किया. यासिर हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बड़ा जबरदस्त आज दिन है, टीम भी बड़ा अच्छा खेली.
टर्निंग पॉइंट क्या था? पाकिस्तानी टीम ने ऑब्वियसली जिस तरह से स्टार्ट लिया तो बड़ा मायूस स्टार्ट था, फिर एक मिरेकल हुआ और हम जो हैं वापस वर्ल्ड कप में आए और सेमीफाइनल तक भी पहुंच गए। लेकिन आज जिस तरह से टीम खेली, ये बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नजर आ रही थी। देखिए आदिल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को, सबको, हम सबको बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना माइलस्टोन और ग्लोरी की तरफ जा रहे हैं। देखिए इस टूर्नामेंट में जो मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था जो वेकअप कॉल हमें मिली है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। क्रिकेट में तो वैसे किसी ओपोनेंट को वीक नहीं समझना चाहिए, और क्रिकेट T20 स्पेशली, और जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस इस वर्ल्ड कप में रही हैं और जो थी, तो वो यही था कि यार कोई भी अपसेट देखे। पहले नामीबिया जो है वो श्रीलंका से जीता, पाकिस्तान से जिम्बाब्वे जीता, इस तरह के साउथ अफ्रीका से हॉलैंड जीता, तो अपसेट वाला टूर्नामेंट तो था। लेकिन वो रियल जो वेकअप कॉल थी पाकिस्तान के लिए वो जिम्बाब्वे वाला मैच ही था। शायद वो मैच जीते तो पाकिस्तान इस तरह का बाउंस बैक ना कर पाती फ्यूचर के मैचेस में। लेकिन वो एक मेरे ख्याल से वेकअप कॉल थी पाकिस्तान के लिए, जिसको बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों ने यूटिलाइज किया, हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में जागे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जब इस तरह की सिचुएशन में आती है या इस तरह की जब भी इस तरह के हालात बनते हैं तो हमेशा अच्छा करती है। ये तो हमने देखा। यासिर भाई ये बताइएगा कि कल जो इम्पोर्टेंट गेम है, सेमीफाइनल है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, अभी तक दोनों टीमें जिस तरह से खेली हैं वर्ल्ड कप में, आपके नजदीक फेवरेट कौन है? देखिए अगेन हैविंग सेड दैट कि अभी तो मैं बिल्कुल कुछ बता नहीं सकता कि फेवरेट कौन है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि कल किस तरह की कंडीशंस है। हमें पता है थोड़ा सा बाउंस ज्यादा है सिडनी की निस्बत एडिलेड में, लेकिन इंडिया की टीम खेलती आ रही है वहां पे। जो लास्ट मैच है वहीं पे खेले। जिस तरह पाकिस्तान के लिए सिडनी बड़ा फेवरेट है, इस तरह इंडिया के लिए एडिलेड फेवरेट वेन्यू है, तो वहां पे उन्होंने परफॉर्म भी किया है। लेकिन इंग्लैंड जो है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टीम है। वो बड़ी कॉन्टेम्परेरी क्रिकेट खेलते हैं, जदीद क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा अडॉप्टेशन बड़ी अच्छी है उनकी। उनके कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ फास्ट बॉलर्स हैं। मार्क वुड उनका बहुत तेज बॉलर है, उस पर हिट आउट करना इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। बट अगेन इंडिया के पास भी जो पावर हाउस बड़ा अच्छा है। उनके पास स्काई जो है वो सूर्या कुमार यादव, वो उनका बहुत एक्स फैक्टर है मिडिल ऑर्डर में। नंबर 4 पे आके इस तरह की हिटिंग करना ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी बैटिंग लाइन के लिए। और फिर साथ में विराट कोहली फॉर्म में है। उनका जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा शेकी है इस वक्त। रोहित शर्मा जो है वो ऑफ कलर है और कप्तान भी है, बट हमारे कैप्टन भी बड़े राइट टाइम पे, बाबर आजम बड़े राइट टाइम पे राइजिंग टू द ओकेजन कहते हैं, बिल्कुल राइट टाइम पे वो फॉर्म में आए। और मे भी कल शायद रोहित शर्मा का दिन हो या KL राहुल है जो उनके राहुल, वो एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन बड़े मैच में वो भी रन नहीं करते। छोटी टीम के अगेंस्ट ला दें उसे, वो 70-80 कर देंगे। आखिरी सवाल लेकिन सबसे अहम कि संडे किसका दिन होगा? मेलबर्न में आप खेले हुए हैं, कंडीशंस किस तरह की होती हैं? और जिस तरह मतलब पाकिस्तान अब तक खेला है, क्या आप समझते हैं कि एक एज हासिल होगा पाकिस्तान? 92 का फाइनल भी मेलबर्न में ही जीता। देखिए संडे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो क्राउड बहुत मैसिव होगा, 1 लाख से ऊपर का क्राउड होगा। दूसरा जो हमें हमारी जो सेट करते हैं ना टोन, वो करते हैं शाहीन शाह अफरीदी। तो आगे शुरू में जो जहां पे वो बॉल करते हैं वहां पे बैट्समैन कभी नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पे बॉल हो नया हो। प्रेशर गेम में बिल्कुल आगे बॉल करते, स्विंग हो रहा होता है, स्टंप्स की तरफ आता है वो बॉल। तो मेरे ख्याल से संडे जो है वो ज्यादा फेवर तो पाकिस्तान को करेगा। इनिशियली उस मोमेंटम को किस तरह हम लोग कैरी ऑन करते हैं, तो ये जो है ये संडे के दिन ही पता चलेगा। मैं तो कल का नहीं बता सकता। यासिर अमीर साहब, आसिफ इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हम भी नाज़रीन दुआ गो हैं कि संडे को पाकिस्तान जो है वो फाइनल जीतकर एक दफा फिर वर्ल्ड चैंपियन बन जाए और हिस्ट्री रिपीट हो। 1992 में मेलबर्न का ही ग्राउंड था जब पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को हराया था वर्ल्ड कप में। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में वो मुशावरत करेंगे नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक में।
वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत की अगर बात करें तो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं। वैसे तो बताया जा रहा है कि 24 घंटे, लेकिन हमारी इत्तलात ये है, मैं खुद भी लंदन में मौजूद हूँ, कि तकरीबन वो 48 घंटे तक यहाँ रह सकते हैं। और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से उनकी ऑलरेडी मुलाकात भी हो चुकी है, और वो इन 2 दिनों में बड़े अहम फैसलों पर, जिसमें नई आर्मी चीफ की तैनाती का भी मामला है, कुछ और मामला भी हैं, उस पर वो मुशावरत करेंगे और शायद एक फैसला ले लिया जाएगा PMLN की तरफ से, और उसके बाद वो फिर PDM की, उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनसे शेयर किया जाएगा, और जो भी होगा शायद अगले 8 से 10 दिनों में वो फैसला बाकायदा तौर पर अनाउंस हो जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं, कल से लॉन्ग मार्च एक दफा फिर से रिज्यूम हो रहा है, और वो इस्लामाबाद की जानिब तहरीक इंसाफ का जो मार्च है वो आना चलने, काफिले चलने शुरू हो जाएंगे। असद उमर की सरबराही में एक लॉन्ग मार्च हो रहा है, दूसरे लॉन्ग मार्च की सरबराही जो है वो शाह महमूद कर रहे हैं, परवेज खटक और असद कैसर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन जब वो खान साहब करीब पहुंचेंगे तो बताया ये जा रहा है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इस्लामाबाद तक ये लोग पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इमरान खान खुद लॉन्ग मार्च को ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने ये फैसला नहीं किया कि इस्लामाबाद में कहां से एंटर होना है नहीं होना है, धरना देना है या जलसा करके जो है वो चले जाना है। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद जुल्फिकार बुखारी ने। जुल्फी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लॉन्ग मार्च जो है वो कल से एक दफा फिर रिज्यूम हो रहा है। एक तो ये कि ऐसा तो नहीं होगा कि कल माजी की तरह पिछले 3-4 दफा जो आपने तारीख बदलाई, एक दफा फिर तारीख बदला देंगे। दूसरा, जब आप पहुंचेंगे इस्लामाबाद तो क्या आप एंटर होंगे इस्लामाबाद में और बाकायदा धरना देंगे, या यहाँ पहुंचकर जलसा करके और फिर मामला खत्म हो जाएगा? आदिल भाई, आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे कि हम एयर कर दें पब्लिक में हमारा हर एक मूव, तो वो भी हो नहीं सकता। लॉन्ग मार्च 7 से 10 दिन इंशाल्लाह, डिपेंडिंग ऑन क्राउड्स मूवमेंट, लगेंगे। और फिर जब खान साहब इंशाल्लाह कोई उस सिचुएशन में हो जहाँ वो क्रचेस पे या एक टांग पे या व्हील चेयर पे कुछ आ सकें, तो वो फिर क्राउड को ज्वाइन करेंगे बिल्कुल पिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में। और फिर उसके बाद खान साहब डिसाइड करेंगे कि कब और अगर जाना है इस्लामाबाद के अंदर या नहीं, तो वो उस वक्त तय होगा। इट्स अ फ्लूइड सिचुएशन, इवॉल्विंग सिचुएशन, और उसके हम देखते रहेंगे कि क्या कब करना है। स्टिल 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आपको पता है। यानी हम ये सेफली कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि इस्लामाबाद में एंटर होकर धरना दिया जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि हम इस्लामाबाद में ही धरना देंगे, ऐसा कोई फैसला नहीं है। अभी ये है कि हम पिंडी या इस्लामाबाद की हदूद में पूरा पाकिस्तान जमा होगा, और जब पूरा पाकिस्तान, सारी आवाम वहाँ आएंगी और उनके पाकिस्तान के लीडर इमरान खान साहब शिरकत करेंगे, फिर वो अगला लाए अमल तब हमें वहाँ बताएंगे। अच्छा, जिस तरह आपने भी बताया कि इमरान खान साहब का प्लान ये है कि वो लेटर ऑन मार्च को जो है वो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे, तो उसकी वजह क्या है? क्या जो कि उन्हें गोलियां लगी हैं, सेहत की वजह है, या अभी भी उन्हें खतरात हैं, उनकी जान को खतरा है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, उनको 4 गोलियां लगी हैं एक टांग में, तो बंदे को हफ्ता तो देना चाहिए रिकवर करने से। तो वो भी डॉक्टर्स और सब ये समझे थे कि महीना 2 तो कहीं नहीं गए, लेकिन वो जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए आसान तो नहीं है कंटेनर पे चढ़ना और नीचे होना। तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो बेहतर हो जाएं और ज्वाइन करें एंड पे। तो इसमें कोई ख़तरे वाली चीज़ पे नहीं, आपको पता है खान साहब की दिलेरी, इसमें सिर्फ उनकी जो इंजरी है, जो उन पे हमला हुआ था, उसकी वजह से। अच्छा, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि आपने मेन शारा जो है वो ब्लॉक की हुई है, इसी तरह इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिए हैं, चौक कर दिए हैं, और जिससे जो नुकसान है, जो तकलीफ है, वो आम आवाम को हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीज जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो ये आप तो PDM की गवर्नमेंट को इससे तो नहीं नुकसान पहुंच रहा, इससे तो आम आवाम को तकलीफ पहुंच रही। देखें आदिल भाई, हमने आर्टरीज ब्लॉक की हुई हैं। अब बात यह है कि मैं जहाँ भी हम एम्बुलेंसेस को जाने दे रहे हैं, जिन गाड़ियों में ख़वातीन हैं उनको जाने दे रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल्स हैं फतेह जंग के ख़ास तौर पे, उनको हम ज़्यादा तंग ना करें।
اور وہ ان کو اپنے ڈیسٹینیشنز میں جو فتح جنگ کے اندر رہتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ جو آپ کی سپلائی چینز ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک قسم کا ایک جنگ ہے بٹوین جو ہم سمجھتے ہیں حق ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ باطل ہے. تو اس میں آپ ایک بڑے کاز کے لیے لڑ نہیں سکتے جب تک ڈسٹربنس ہو. آپ کتنی دیر اپنے کمفرٹ زون میں رہ سکتے ہیں اور کہیں کہ میں انقلاب بھی لے کے آنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بال بھی ٹھیک رہیں, کپڑے بھی ٹھیک رہیں, کلف بھی لگا ہو اور کوئی کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی. تکلیف تھوڑی بہت ہوتی ہے جسے ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روز ہم اس کو بہتر کریں, خاص طور پہ مریضوں کا یا خواتین کا یا بچوں کا, اور جن کو تکلیف ہوئی ہے اس سے ہم بطور پی ٹی آئی ہم ان کو سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتے ہیں ان سے. لیکن پروٹیسٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بلاکیجز آتی ہیں, لوگوں کو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ملک کی بہتری کے لیے. اچھا, اگلے 8-10 دنوں میں بڑی اہم تعیناتی ہونی ہے آرمی چیف کی, بڑا اہم فیصلہ ہونا ہے, اور اس پر خان صاحب آن ریکارڈ تحریک انصاف کا ورژن یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن لے لینی چاہیے اور تب تک جو ہے کنٹینیو کرنا چاہیے جب وہ عام انتخابات ہو جائیں, اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ نیا آرمی چیف تعینات کرے. اس وقت کیا تحریک انصاف کی آفیشیل پوزیشن یہی ہے؟ دیکھیں, ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور وہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے کہ جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے, آپ کی گھڑی یا کوئی اور چیز, آپ ریسیٹ بٹن دباتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹکس میں ایک ریسیٹ بٹن آئے اور اس سے ہر چیز ریسیٹ ہو, لیول ہو, اور پھر اس سے ہم آگے جائیں چاہے جیسے بھی ہو. اور اس ریسیٹ بٹن کو اس وقت آپ پولیٹکس میں نیشنل جنرل الیکشنز کہتے ہیں. اس ریسیٹ کے بغیر ٹیمپریچر, پولیٹیکل سٹیبلٹی, کنسسٹنسی, اکنامک انسٹیبلٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ اٹس امپاسبل. تو جب ایک چیز ہم سب کو پتہ ہے, چاہے آپ پی ڈی ایم ہو, چاہے آپ پی ٹی آئی ہو, چاہے آپ فوج ہو, چاہے آپ کوئی اور ہو, تو وہ نہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی اور پاکستان کو نقصان دہ ہے. تو اس پروسیجر کو ایز سوئفٹلی اینڈ اسموتھلی کرنے کے لیے اگر ایکسٹینشن اگر ہو رہی ہو, نہ ہو رہی ہو, وہ it's really irrelevant. Point is it should be done in the most smoothest and safest and transparent fashion. اچھا, آپ کا ولین اور اصل مطالبہ جو تھا وہ تو جلد انتخابات کا تھا, پھر اس کے بعد خان صاحب پہ اٹیک ہوا اور آپ نے ایک اور مطالبہ ایڈ کر دیا کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. ایف آئی آر بھی ہو گئی. اب آپ کے اصل مطالبات کیا ہیں؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو انگیج گورنمنٹ کرنا چاہے یا اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہے تو آپ کس سے بات چیت کریں گے؟ حکومت سے کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ دونوں کے ساتھ تبھی بندہ بیٹھے جب بات ہو کہ ارلی الیکشنز کب ہو رہے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہے یا اگر کوئی پہلے چیز اگریڈ نہ ہوئی ہو کہ ارلی الیکشنز ہم سب نے مان لی ہیں, اگر یہ نہ ہو تو پھر بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ پہلے اگری کریں کہ ارلی الیکشنز کے ہم تیار ہیں, آئیں بیٹھیں, اس کی ہر ڈیٹیلز اور ہر کچھ ہم طے کرتے ہیں کہ کب ہونے ہیں, کیسے ہونے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ہاتھ میں تو بہت کم اختیار ہے, 30-40 کلومیٹر کا ان کو اختیار ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی مورل اتھارٹی ہے, نہ کوئی فزیکل اتھارٹی ہے. تو کوائٹ فرینکلی وہ بالکل یوز لیس ہی ہیں اس وقت. سو ظاہری بات ہے, اس لیے خان صاحب نے جب آپ بات کر رہے تھے کہ چیف عوامی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے الیکشنز ہوں, وہ اسی چیز پہ تھا کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ اس اتھارٹی کو رسپانسبلی استعمال کریں اور ہمیں الیکشنز کی طرف لے جائیں. یہ ہماری گزارش تھی. ایک ہی گزارش ہے, وہ ہے الیکشنز, اور کچھ نہیں ہے. بہت ہی سمپل چیز ہے. اور کوئی الیکشن سے منع کیوں کرے گا اگر ان کو واقعی پاکستان سے محبت ہے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو اور یہ چیزیں ختم ہو. بار بار ہمارے پہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر رہے, آپ وہ نہیں کر رہے, ڈس آرڈر کریٹ کر رہے ہیں. بھائی الیکشنز کرا دیں, ملک ٹھیک چل جائے گا. آپ کو ایک عوامی گورنمنٹ آ جائے گی جو عوام نے پک کی ہے. اس وقت وہ بات نہیں ہے.
اچھا، آپ نے یہ جو بات کی کہ جی آرمی چیف کو کردار ادا کرنا چاہیے ذمہ دارانہ عام انتخابات، جلد انتخابات کے لیے، اب آئین اور قانون کے یہ منافی آپ تحریک انصاف یہ مطالبہ ان سے کر رہی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلت سیاست میں نہیں کریں گے، تو آپ کیوں مطلب چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ آ کر اور ایک دفعہ پھر سیاست میں مداخلت شروع کر دے؟ یہ تو بالکل نہ آئین میں ایسا کچھ لکھا ہے نہ قانون میں ہے۔ دیکھیں ایک سجیشن تھی، اس میں کوئی اتنی کوئی ریٹن آن سٹون بالکل نہیں ہے، ایک سجیشن تھی کیونکہ وہ وہاں تھے تو اس وقت تھی کہ ٹھیک ہے اگر 1-2 مہینے کی بات ہے تو جو ظاہری بات ہے جب ایک نئی پوسٹ دی جاتی ہے نئے چیف کو تو ان کو شاید تھوڑا سا ٹائم لگے اپنے فائنڈنگ ہز اون فیٹ، ان کا اپنا دفتر سب کچھ ٹھیک کرنا وغیرہ، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کنٹینیویشن کو سموتھر کرنے کے لیے ایک سجیشن تھی، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی مداخلت سیاست میں، دیکھیں عادل بھائی، سب سے پہلے اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہم نے سچ بھی کہنا، اور کبھی زیادہ ہوگی ماشاء اللہ کی طرف، کبھی کم رہی ہے لیکن رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اس کو آل آف اے سڈن نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم پالیٹکس میں ہیں ہی نہیں، ہمیں نہ انوالو کریں، بات ہی نہ کریں، کیونکہ وہ سچ نہیں ہے۔ تو آپ تبھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی نیوٹرل ہونا ہے، آپ تبھی نیوٹرل ہو سکتے ہیں جب آپ نے ملک کو ریسیٹ پہ لے آئے ہیں، اس کو ایک بیلنس 0 پہ لے آئیں۔ اگر اس وقت آپ 70 پہ ہیں، اس کو 0 پہ لے کے آئیں، ریسیٹ کریں، اور وہ الیکشنز ہیں، بہت فیصلہ کریں کہ جو بھی الیکشنز ہوگا ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے، کسی کو ہم پش نہیں کر رہے، کسی کو ہم بیلٹس نہ اوپر کر رہے ہیں نہ نیچے کر رہے ہیں، ہم اس سے بالکل دور رہ رہے ہیں، اور جمہوریت آگے چلے گی، اس کو کہتے ہیں ریسیٹ۔ جیسے کہ جب کوئی ملک کسی اور ملک کے اندر انویڈ کرتا ہے، چاہے جو بھی ہو، انویژن جب ہوتی ہے تو اگر ان کا پلان اے، پلان بی، پلان سی صحیح نہیں چل رہا ہو، وہ جلدی سے ایگزٹ کر لیتے ہیں۔ جب وہ ایگزٹ کرتے ہیں تو وہ ملک ایک اور ٹرمول میں ہوتا ہے اور ڈیوسٹیشن میں ہوتا ہے ان کے انویژن سے پہلے۔ تو یہی چیز سیاست کے ساتھ ہوگی اگر آپ ریسیٹ نہیں کریں اور آل آف اے سڈن آپ کہیں کہ جی ہم بالکل انوالو نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ آپ انوالو ہو کے بہت کچھ ہو گئے، تو اس کو ریسیٹ کریں اور الیکشنز کی طرف آئیں، and that's why I keep saying press the reset button, that's all۔ زلفی بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سینئر صحافی اور کالمسٹ آسما شیرازی ہمیں جوائن کریں گی ہمارے ساتھ۔ آسما شیرازی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں لندن، اور ظاہری بات ہے وہ مشاورت کریں گے جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے، پھر پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، آئندہ جو آنے والے 8-10 دن ہیں، یہ کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بہت بہت شکریہ شاہزیب۔ ظاہر ہے کہ عادل کی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں تو یہ ہنگامہ پروری ہے اور ہنگامہ خیزی بھی ہے، تو اگلے جو 8-10 دن ہیں اس میں چیزیں یہ جتنی دنوں سے گرد اڑی ہوئی ہے یہ سب گرد نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے کتنا وقت لے گی، وہ بیٹھتے بیٹھتے کیا کرے گی، یہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر، اور کافی دیر بات ہو سکتی ہے، لیکن اگلے 8-10 دن کے اندر بہت اہم فیصلے ہونے ہیں جس کی مشاورت اب لندن کے اندر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم وہاں پہنچے ہیں، 1 سے 2 دن مزید ان کا قیام ہے، کہا جا رہا ہے کہ شاید ایکسٹینڈ ہو جائے گا ان کا قیام، اور اس کے بعد پھر 1 آدھا دن اور بھی ان فیصلوں کے اندر لگے گا۔ اب ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ایک اور شخصیت کا نام بھی لے لیں گے۔ اب دیکھیے جو تعیناتی ہونی ہے اس تعیناتی کو اگر آپ پیش نظر اس کو رکھیں، اور انہوں نے ایک حاضر سروس جنرل کا نام پہلے لے لیا ہے، وہ کسی کو بھی ملائن کر سکتے ہیں، کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی کے لیے بھی وہ بات کر سکتے ہیں جس کو کہ آپ سمجھیں کہ اس کے بعد اس کی جو اس کے خلاف ایک کیمپین، یا جسے کہنا چاہیے کہ اس کو کنٹروورشل کیا جائے، کہ کوئی ایک دوسرا بھی جنرل تھا جو کہ مانیٹر کر رہا تھا اور 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک وہ وہاں پہ موجود تھا اور اس کا نام میں لوں گا، تو انہوں نے ایک تھریٹ بھی کر دیا، ایک تھریٹ کر دیا کہ میرے پاس کوئی اور بھی شخصیت ہے جس کا کہ میں نام لے سکتا ہوں، اب وہ کسی کو بھی اس کے اندر فٹ ان کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا پریشر ہے جو کہ انہوں نے ڈال دیا ہے۔ اسی دوران کل سے جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے گا، یعنی آج سے ریزیوم ہو گیا ہے لانگ مارچ بھی، اور لانگ مارچ کے ریزیوم ہونے کے ساتھ ہی ایک پریشر بلڈ اپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے عمران خان صاحب، تو اپنی پوری فورس کا استعمال عمران خان صاحب کریں گے، اور اسی طرح سے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ بھی کسی فیصلے پہ پہنچی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ابھی بیچ میں ایکسٹینشن کی بات بھی آ گئی اور یہ کہا گیا کہ شاید
एक्सटेंशन दोबारा से जो है वो ऑन टेबल है, इस तरह की भी, और फिर कलीलुल मुद्दती जो जिसे कहना चाहिए शॉर्ट टाइम जो एक्सटेंशन है, जो कि डिमांड भी की है इमरान खान साहब ने, उसको भी सामने लेके आया जा रहा है कि उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत डिसाइसिव होना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अभी तक कोई समरी मूव नहीं हुई है, हो सकता है कि ये हो जाए जब तक हमारी आपकी बात मुकम्मल हो जाए या आपका प्रोग्राम चले, तो ये सारी चीजें भी डेवलपमेंट सामने आ जाए, लेकिन ताहाल अभी तक कोई समरी मूव नहीं हुई है। ये भी शुबहात को जन्म दे रही है। जी आसमान, ये बताएगा कि खान साहब कल से तो दोबारा उन्होंने ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च को रिज्यूम कर रहे हैं, फिर नवंबर के जो थर्ड वीक है, बताया ये जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में एंटर होंगे, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन ये जो एक मोमेंटम अब वो बिल्ड करेंगे, उसके बाद जब से उन पर अटैक हुआ है तो वो पहली दफा जो उसके बाद निकलेंगे, रिज्यूम करेंगे, क्या आप समझते हैं कि इतना प्रेशर वो इस्लामाबाद आकर बिल्ड कर पाएंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, उन पर दबाव डालकर मजीद बढ़ाकर अपने मुतालबात जो हैं वो मनवा सकें? जी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई बड़ी तादाद में लोग निकले हैं या उस तरह का कोई प्रेशर जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आया है, सिवाय इसके कि इनकन्वीनियंस बहुत है, लोगों को मुश्किलात बहुत है। पूरे पाकिस्तान में वैसे भी उन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया है, अब सिर्फ एक लॉन्ग मार्च चलेगा जो कि वजीराबाद से, और साथ में रवात और पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप करने की बात की जा रही है। तो ये कोई इतना बड़ा प्रेशर नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा प्रेशर वो हुआ जो कि कोर कमांडर पेशावर के घर के ऊपर हमला किया गया, या इस तरह के जो वाकयात हैं उससे काफी ज्यादा जो है वो इदारे के ऊपर प्रेशर है। और कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इसके ऊपर खदशात और अपने जो जज्बात है उसका पूरा इजहार किया गया, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है इदारे के लिए कि आप किसी का नाम भी किसी जगह ले लेते हैं, आप किसी भी जगह जो है वो लोगों को इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे और आप ये समझ मतलब एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। आसमा शिराजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।